मुस्कान गुप्ता, यस मैम। हमारी रीडिंग चल रही थी ना बेटा? यस मैम, मेरे को याद है। हाँ, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लास देर में कनेक्ट हो पाई है ना? 9 मिनट्स लेट हो गए हम लोग। बच्चे भी यस। आ गए हैं। आप स्टार्ट, जहाँ से हमने एंड किया था वहां से स्टार्ट कीजिए। गोपाल प्रसाद। मैम पेज नंबर 30। बच्चों पेज नंबर 30 निकाल लीजिए और सभी अपने वीडियोस और ऑडियोस ऑफ कर दीजिए। पेज नंबर 30 से स्टार्ट कीजिए। यस। हाँ चलिए। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सब पकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे क्या लेने दीजिए बाबूजी। ये जो मास्टर मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? होता क्या उनकी चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपने मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बैंड ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास, उफ़ो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी आप जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की ही भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बापू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा उमा, रो रही हो? रो रही हो? यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। हाँ ओके बेटा, अब म्यूट कर लीजिए। सभी लोग अपने ऑडियोज और वीडियोस ऑफ कर लें। अब स्टोरी को हम आपको ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने स्टोरी सुनी। ये स्टोरी, ये कहानी हमारे समाज पर एक व्यंग है। लड़कियों को देखने के ये बहुत पुरानी परंपरा है। जब लड़कियां विवाह योग्य हो जाती हैं तो उन्हें लड़के वाले देखने आते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो लड़कियां कोई जीती जागती इंसान नहीं, मानो वो दुकान में रखा हुआ फर्नीचर है ना। और उस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया जाता
कि इन सारी प्रक्रियाओं का लड़की के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो कोई जानवर नहीं है कि उसको चरा के देखा जाए या और किसी प्रकार से उसकी जांच की जाए, ना ही वो फर्नीचर है इसको हिला डुला के देखा जाए कि वो सही है कि नहीं, इस्तेमाल के लिए उचित है कि नहीं। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि जब हम लड़कियों का विवाह करते हैं तो उसको ऐसे एक शो पीस की तरह उसको लड़के वालों के सामने पेश किया जाता है और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। देखिए हमारी लड़की को गाना भी आता है, बजाना भी आता है, पेंटिंग भी आती है, हमारी लड़की इतनी होशियार है, इतने चीजों में उसने इनाम जीता है। ये मतलब लड़की की ये क्वालिफिकेशन है। ये नहीं देखा जाता, ये नहीं जानते लड़की में आत्मविश्वास है कि नहीं, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है कि नहीं, या वो इस जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, इसमें आने वाली परेशानियों से जूझने की उसमें क्षमता है कि नहीं, उसमें कितना आत्मविश्वास है, कितना आत्मबल है, ये नहीं देखा जाता। केवल उसे केवल एक ऐसा देखा जाता है कि घर के कामों को करने की क्षमता है कि नहीं, मानो वो एक इंसान नहीं बल्कि एक शोपीस हो, एक नौकरानी वो लेकर आ रहे हैं जिसे बिना पैसा दिए पूरा घर का कार्य कराया जाएगा। तभी तो सिलाई आती है कि नहीं, कढ़ाई आती है कि नहीं, बिनाई आती है कि नहीं, कोई इनाम जीता है कि नहीं, है ना, ये देखा जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि क्या क्या क्षमताएं हैं उसके अंदर, वो जीवन में कितना आत्मविश्वास है, कितना कॉन्फिडेंस है उसको कि वो आगे बढ़ पाएगी, यानी अर्थात पढ़ी लिखी वो कितनी है। सबसे आज जरूरी तो सबसे ज्यादा इतना है कि लड़की की क्वालिफिकेशन अच्छी है कि नहीं, क्योंकि जीवन में इतने उतार चढ़ाव होते हैं, यदि उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग, कोई दुर्घटना हो जाए तो वो अपने जीवन यापन अपने पैरों पे खड़े होकर कर पाएगी कि नहीं, वो दूसरों पर आश्रित तो नहीं बन जाएगी। ये चीजें देखी जानी चाहिए। लेकिन विडंबना क्या है हमारे समाज की कि हम लोग बस ये देखते हैं कि वो घरेलू कार्यों में कितनी निपुण है, वो कितना अच्छा उन घरेलू कार्यों को कर लेगी। और ये समाज के जो ठेकेदार हैं, गोपाल प्रसाद, ये समाज में एक अच्छा स्थान रखते हैं, वकील हैं, और लड़के को, अपने लड़के को मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन लड़की कैसी चाहिए उन्हें? लड़की चाहिए केवल मैट्रिक पास। ऐसा क्यों? ताकि वो कभी भी अपने अधिकारों को ना पहचाने, वो एकदम डोमिनेट होकर रह सके, जो भी उसे कहा जाए एक पशु की भांति वो उसे मानती चली जाए, उसे ये एहसास ही ना हो कि वो भी एक इंसान है। इसलिए उन्हें कम पढ़ी लिखी, नहीं तो लड़की पढ़ी लिखी होगी, पेपर पढ़ेगी, दुनिया की जानकारी रखेगी और अपने अधिकारों को पहचानेगी, और उन अधिकारों के खिलाफ अगर कोई कार्य हो रहा है तो उनके लिए वो लड़ेगी भी। तो वो जो है इन चीजों पे, इन चीजों को लाने देना ही नहीं चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि लड़की ऐसी आए कि बस घरेलू कामों को करे और बस अपने जीवन को घरेलू कार्यों को करते हुए बिता दे। ये लोग ऐसे हैं कि ये इनके दो मुंह हैं, एक तो वो जो समाज के समक्ष है, और दूसरा वो जो इनका अपने घर में वो ये दिखाते हैं। इनके घरों में क्या है, बहन बेटियों के साथ ये दुराव का व्यवहार करते हैं। दो मुंहे लोग हैं, दिखाते कुछ है और घर में इनका कुछ और बिहेवियर होता है। ऐसे लोगों को दूसरी तरफ राम स्वरूप है। राम स्वरूप एक बेटी के पिता हैं, उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, इस बात का उन्हें गर्व होना चाहिए, लेकिन अपनी लड़की को एक पढ़े लिखे परिवार में देने का, और लड़का मेडिकल में पढ़ रहा है, लड़के के बाप अच्छे समाज में एक अच्छा रसूख रखते हैं, स्थान रखते हैं, इस ऐसे मतलब यही क्वालिटी है जहां हम लड़की को देना चाहते हैं, वहां हमारी लड़की की कितनी इज्जत होगी, कितना मान सम्मान होगा, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। अब ये जो महाशय आए हैं जो उमा से शादी करा के ले जाना चाहते हैं, उमा को क्या इज्जत देंगे? उन्हें तो केवल फर्नीचर चाहिए ना, कि देख रहे उमा गा लेती है कि नहीं, कढ़ाई जानती है कि नहीं, बिनाई जानती है कि नहीं। ऐसे लोग जिनकी सोच ये है कि हमें ज्यादा पढ़ी लिखी तो लड़की चाहिए नहीं, नौकरी तो करानी नहीं है, नौकरी अगर पढ़ी लिखी होगी तो अंग्रेजी का पेपर लेके बैठ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी का पेपर लेके बैठ जाएगी यानी कि दीन दुनिया से खबर रखेगी।
ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग समाज में ऐसे लोगों का क्या है, भर्त्सना होनी चाहिए। ऐसे लोगों की तारीफ नहीं है, ये बुराई के योग्य हैं, निंदा के योग्य, निंदा के पात्र है ऐसे लोग। ठीक है। तो और दूसरी तरफ समाज को कैसे लोगों, कैसे इंसान की जरूरत है? समाज को जरूरत है उमा जैसे इंसानों की, न के। और दूसरी तरफ जो गोपाल प्रसाद है, उनका लड़का कैसा है? उनका लड़का कैसा है कि उनके लड़के को लड़कियों के हॉस्टल के आगे पीछे मंडराते हुए पकड़ा गया, और उसके बाद उसके नौकर, उसकी खूब मतलब जो भी हुआ होगा वहां पर, पिटाई हुई या जो भी हुआ, नौकरानी के पैर पकड़े तब वहां से उसे मुक्ति मिली। तो सोचिए कैसा चरित्रहीन लड़का है वो, जिसके लिए उन्हें इतनी योग्य बहू चाहिए, और जिसकी पढ़ाई को छिपाया जा रहा है। वो कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन उसके पिता मजबूरी के कारण उसकी पढ़ाई को छिपाकर उसे केवल मैट्रिक पास दिखा रहे हैं। ये एक पिता की मजबूरी है। लेकिन इतनी भी क्या मजबूरी कि आप अपनी बेटी की योग्यताओं को समाज में ना गिना सके? ये क्या सा, देखिए ये दोहरा सब वो है। उनके अंदर भी, राम स्वरूप के अंदर भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो ये बात को समझ सके कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, उसको मैं पढ़ाऊं लिखाऊं और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दूं, तब उसके योग्य कोई ना कोई उचित पात्र मिल ही जाएगा। होना ये चाहिए। हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, बेटी को पढ़ाएं लिखाएं और सो अपने पैरों पे खड़े होने का अवसर प्रदान करें। और जब वो ऐसा कर लेगी, जब वो आत्मनिर्भर बन जाएगी, तो उल्टे लड़के वाले रिश्ते लेकर आएंगे, क्योंकि हर एक को आज योग्य बहू चाहिए। ठीक है। लेकिन ये कहानी जो है कुछ पुराने समय की लिखी हुई प्रतीत हो रही है, जहां पर वो एक समय वो था 90s का समय, जो 90s का समय था, तब बहुओं को ज्यादा ये पढ़ाई को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। उन्हें केवल गृह कार्य में यदि वो निपुण हैं तो पर्याप्त है। जरूरी नहीं था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी हो, गृह कार्य में निपुण होना ही उनकी सबसे बड़ी योग्यता थी। तो ये काल वही काल था। लेकिन शुक्र है कि अब वो समय बदल चुका है और आज तो लड़कियां लड़कों के समकक्ष पढ़ रही हैं। तो और दूसरी चीज आपने देखा कि गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। कैसी मानसिकता रही होगी उस इंसान की जो विवाह को एक बिजनेस मानता है। वो क्या कहता है, चलिए अब बिजनेस की बातें कर ली जाएं। इसका अर्थात तात्पर्य क्या था कि वो विवाह को एक बिजनेस मानकर बात कर रहे थे। ठीक है। तो ये कितनी गलत बात है। आप सोचिए क्या उस इंसान की मानसिकता रही होगी। और बिजनेस क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोटा दहेज मिलेगा, कैश मिलेगा, बहुत सारा सामान मिलेगा। इसलिए उन्होंने विवाह एक दो परिवारों के बीच जुड़ने वाला एक पवित्र संस्कार है जो दो व्यक्तियों को एक करता है। तो उन्होंने इस पवित्र संस्कार को क्या नाम दिया? बिजनेस का नाम दिया। आपको समझ में आया कि किस प्रकार की मेंटेलिटी उस इंसान की रही होगी जो विवाह जैसे पवित्र संस्कार को बिजनेस कह के पुकार रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों की इस समाज में निंदा होनी चाहिए। यही व्यक्ति हैं जो समाज में समाज को जो है गर्द में ले जा रहे हैं। और ये जो है बजाय पवित्र संस्कार मानने के विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। तो बेटो ये कहानी थी। और आपने देखा उमा कितनी हिम्मत वाली लड़की थी। उमा आपने ये मुख्य रूप से जो कहानी था इसी पे आगे पीछे घूमती है कि उमा एक लड़की होकर न केवल पढ़ी लिखी लड़की थी, अपने अधिकारों के प्रति वो बच्ची जागरूक थी। उसे अपना इस तरह से अपमान किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जब उसे बोलने का मौका मिला तो उसने अच्छी इज्जत उतारी उनकी, कि खुद का लड़का तो लड़कियों के कॉलेज के आसपास मंडरा रहा था और जिसकी वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हुई। और लड़की उन्हें कैसी चाहिए? सब बहुत निपुण चाहिए, कुशल चाहिए। अपने लड़के की तरफ नहीं देखा जो कि झुका हुआ बैठा था। रीढ़ की हड्डी का क्या तात्पर्य है? रीढ़ की हड्डी का तात्पर्य था है बच्चों कि उनके लड़के का स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं था। स्वयं का अपना व्यक्तित्व न होना,
अपने माता पिता के पैसों पे आश्रित होना, स्वयं का व्यक्तित्व विहीन होना ही रीढ़ की हड्डी का होना है। रीढ़ की हड्डी नहीं थी तभी तो वो चरित्रहीन था। चरित्रहीन था, लड़कियों के हॉस्टल के आगे पीछे मर रहा था, उसके बाद उसकी निंदा हुई, वहां से उसे पैर पकड़े नौकरानी के, और तब वहां से उसको छुटकारा मिला। और दूसरी तरफ आप देखिए उमा कैसी थी, आत्मविश्वास, हिम्मत वाली लड़की। तो समाज को आज के समाज को कैसे व्यक्तियों की जरूरत है? जो लड़का था शेखर जैसे, या फिर उमा जैसी लड़कियों की। निसंदेह आज के समाज को उमा जैसी हिम्मत वाली, आत्मविश्वासी और पढ़ी लिखी लड़की जो अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो, ऐसे ही इंसानों की जरूरत है, न कि शेखर जैसे लड़कों की। शेखर ही नाम था ना उस बच्चे का, लड़के का, न कि शेखर जैसे, सॉरी शंकर जैसे लड़कों की, क्योंकि वो तो चरित्रहीन था, ना ही उसकी कोई बैकबोन थी, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं था। वो केवल एक खीस निपोड़ने वाला, यानी कि बात बेबात पे बस हंसने वाला, जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, केवल वो अपनी दुनिया में जीता है। ऐसे व्यक्तियों की इस संसार को जरूरत नहीं है। ऐसे इस समाज को जरूरत है उमा जैसे हिम्मत वाली लड़कियों की। अब हम इस चैप्टर को आपको हमने रीड भी करवा दिया है, इस चैप्टर की हमने आपको समरी भी पूरी तरह से समझा दी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड पर, और उसमें जो बच्चे हैंड रेज करेंगे केवल वही उत्तर देंगे, और उन्हीं को हम वो अपने आप को म्यूट करेंगे। हमने अभी आपको ऑल म्यूट नहीं किया है, केवल वही बच्चे अपने आप को म्यूट करके अनम्यूट करके उत्तर देंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड पर। हाँ, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना। एक तो उन्होंने अपनी बेटी को, राम स्वरूप क्या थे? उमा के पिता थे। आपको समझ में आई गया होगा, राम स्वरूप उमा के पिता थे। उन्होंने वही कार्य किया जो एक पिता को करना चाहिए था। उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई, और इस बात का उन्हें गर्व होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने, जब लड़के वाले देखने आ रहे थे, लड़का मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, यहाँ पर उनकी जो उन्होंने कार्य किया वो एक विरोधाभास है। यानी कि उनकी जैसी उनसे आकांक्षा हम लोग सोच रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत उन्होंने कार्य किया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाने का कार्य किया। तो ये क्या था? ये विरोधाभास था। यह उनकी किस विवशता को उजागर करता है? बताइए। एक तरफ तो राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना, और जब विवाह की बात आई तो उसी उच्च शिक्षा को छिपाना उनकी किस विवशता को उजागर करता है? मुस्कान ने हैंड रेज किया है और किसी बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया। देखिए, ये प्रश्न एक डिबेट वाला प्रश्न है। इस पे तो डिबेट होना चाहिए कि आजकल एक पिता जो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाने के पक्ष में है, लेकिन फिर एक अवसर आने पर उस उच्च शिक्षा को छिपा भी रहा है। तो क्यों हो? क्या ऐसी क्या मजबूरी आ गई उसकी कि वो उस शिक्षा को छिपा रहा है? अब हम मुस्कान उत्तर दे देंगी, इसलिए हम हर्षित अग्रवाल से कहेंगे। हर्षित अग्रवाल, स्वयं को अनम्यूट करके उत्तर दीजिए। हर्षित अग्रवाल। यस मैम। उत्तर दीजिए। मैम, एक तरफ तो मैम उनके पिता कह रहे हैं कि हमारी बेटी बीएड पास थी ना, वो कॉलेज में पढ़ती थी। अब वो क्या पढ़ती थी ये नहीं पता, लेकिन वो कॉलेज में होगी, ग्रेजुएशन कर रही होगी। ग्रेजुएशन में होगी। हाँ, यस। हाँ। और मैम दूसरी तरफ वो लड़के वालों से कहते हैं उनके पिता कि हमारी बेटी सिर्फ मैट्रिक पास है, बस। मैट्रिक पास है। हाँ हाँ। मैम ये इसलिए क्योंकि जो लड़के वाले होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो मतलब हमारे यहाँ जो बहू आए वो, हाँ, तो वो हम ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, वो ज़्यादा हमसे
मतलब आर्ग्यूमेंट ना करे इस चीज़ पे उस चीज़ पे, ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, और कोई भी चीज़ आए कि इस पे आर्ग्यूमेंट कर सकती है वो। तो इस बारे में मैम लड़के वाले सोचते हैं। हाँ, और कोई बच्चा? अभय बंसल, यस। हर्षित, आपने अच्छा उत्तर दिया। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अभय बंसल, अनम्यूट करके उत्तर दो। अभय बंसल, आप क्या कहना चाहेंगे? यस मैम। मैम एक तरफ तो उनके हाँ। पिता चाहते थे कि अगर जीवन में कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जिसमें उनकी बेटी को अपने पैरों पे खड़े रहना हो तो वो उसके लिए भी तैयार हो। मैम एक तरफ हाँ। जब लड़के वाले देखने आते हैं तो वो उसकी शिक्षा इसलिए छुपाते हैं क्योंकि लड़के वाले चाहते हैं कि उनकी जो बहू हो वो कम पढ़ी लिखी हो ताकि वो दीन दुनिया हाँ। से कोई मतलब ना रखे। हाँ, तो लड़के वाले क्यों पढ़ी लिखी बहू नहीं चाह रहे? पढ़ी लिखी बहू तो सबको ही चाहते हैं, लेकिन ये लड़के वाले पढ़ी लिखी बहू क्यों नहीं चाह रहे हैं? मैम वो नहीं चाहते कि वो अंग्रेजी पेपर लेके बैठ जाए, इसका मतलब कि वो दीन दुनिया से मतलब रखे। वो चाहते हैं कि बस उनकी बहू बस घर के ही काम करे। हाँ, घर के ही काम करे। ठीक है, बहुत अच्छा। मुस्कान गुप्ता, अब आप बताइए। मुस्कान गुप्ता। मैम क्योंकि उनके पिता ये चाहते थे कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो भी पढ़ता था, मेडिकल कॉलेज में था, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी खुश रहे, उसे पैसों की हाँ, कमी ना हो। कमी ना हो। क्यों? ये कौन चाहता था कि उनकी बेटी खुश रहे, उसको पैसे की कमी ना हो? कौन उनके चाहता था? पिताजी, किसके पिता? राम स्वरूप। उमा के राम पिताजी। स्वरूप। हाँ, राम स्वरूप अर्थात उमा के पिता। अच्छा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बेटी की शिक्षा को छिपाकर क्या गलत किया या सही किया? गलत किया मैम। तो मैम लेकिन उनके आईने में लेकिन उन्होंने सही किया, क्योंकि उनके मन में उनके लिए मतलब परेशानी थी, उनको थोड़ी मतलब मुसीबत थी, जिससे कि उनको उनकी बेटी को अच्छा सा ससुराल मिल जाए, इसलिए उन्होंने झूठ बोला। अच्छा बेटा, एक बात बताइए, क्या लड़की पैसे वाले के घर में आप इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। लड़की किसी पैसे वाले के घर में जाए और उसका मान सम्मान ना हो, उसे फर्नीचर की तरह इस्तेमाल किया जाए या उसे केवल घरेलू कामों में नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जाए, ये उचित है क्या? नो मैम। मैम नहीं, उचित नहीं है। नो मैम। उचित नहीं है ना? वो अपने बलबूते पे खुद ही काम करे, ये नहीं कोई कहे कि आत्मनिर्भर बने। तुम ये करो, कि तुम ये करो, हाँ। वो करो। नहीं, वो अपने आप जो चाहे वो कर सकती है। और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। रहे। अपने अधिकारों के प्रति तो कौन सा पक्ष जागरूक रहे। ज्यादा अच्छा है? अच्छा ये बताइए, कौन सा पक्ष ज्यादा अच्छा है? पैसे वाले घर में जाना या उस स्थान पर जाना जहां लड़की की इज्जत हो? तो इस हिसाब से देखा जाए तो राम स्वरूप गलत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे थे ना, क्योंकि वो ऐसे घर में दे रहे थे। सबसे पहली बात तो देखिए, गोपाल प्रसाद ने कहा कि आइए बिजनेस की बातें करें, यानी कि गोपाल प्रसाद की मेंटेलिटी क्या दिखाई दे रही है इससे? वो बिजनेस जाते हैं। वो दहेज के लालची हैं, अर्थात वो एक लालची इंसान है, पैसे का लालची इंसान। समझ में, ये बात समझ में आई आप लोगों को कि वो विवाह को वो उन्होंने बिजनेस का नाम दिया कि आइए बिजनेस की बातें करें। सबसे पहले तो इससे गोपाल प्रसाद की एक मानसिकता दिखाई देती है, कितना लालची इंसान है, और किसी भी लालची चरित्र की प्रमाण है ये कि और ऐसे लालची इंसान के घर में बेटी को देना, क्या बेटी सुरक्षित होगी? नो मैम। नो मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्योंकि लालची इंसान के घर में उसका लालच का घड़ा कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता। जो लालची होते हैं वो एक के बाद दूसरी डिमांड, दूसरी के बाद तीसरी डिमांड। लेकिन अगर वो ये पूछ कहते कि आपके हमें केवल पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है या पैसे वाला परिवार ज्यादा अच्छा है? आप बताइए। वो परिवार अच्छा है जो ये कहे कि हमें पैसा एक भी मत दीजिए, हमें केवल ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके अंदर आत्मविश्वास हो। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की
जो वाकई में जो दौलत है जो उसकी, वो क्योंकि शिक्षा है। देखिए धन है, धन को कोई भी चुरा सकता है, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपका आत्मविश्वास, आपके आत्मबल को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चुरा सकता। ये आपका अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, ये आपकी, इसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। ठीक है, तो ऐसा धन हमें अपनी बेटियों को देना चाहिए जो वो जिंदगी भर उसके साथ रहे और उसके बलबूते पर वो जीवन में तरक्की कर सके, उन्नति कर सके। यही सच्चा धन है, क्योंकि वैसे धन को तो कोई भी चोर ले जाएगा, लेकिन इस धन को कोई चोर नहीं चुरा सकता। यही आपका वास्तविक धन है। ये धन आपको जीवन में सम्मान दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है, आदर दिलाता है। तो इस धन की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है और इस धन को हमें अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। कौन से धन को अधिक बढ़ाना चाहिए बताइए? ज्ञान। मैम विद्याधन, विद्याधन, विद्याधन। विद्याधन, हाँ विद्याधन विद्याधन। को बढ़ाना चाहिए। लेकिन गोपाल प्रसाद जो थे वो कौन से धन को महत्ता दे रहे थे? धन को, मैम धन को, लक्ष्मी को, रुपए को, लक्ष्मी को, लक्ष्मी को, लक्ष्मी पैसा। को, हाँ रुपया, पैसे को महत्ता दे रहे थे। उनके लिए विद्या का कोई मूल्य नहीं था। और Yes, जिस ma'am. व्यक्ति में विद्या का कोई मूल्य नहीं है, जो विद्या के मूल्य को नहीं जानता, वो तो वैसे ही निंदा का पात्र है। ठीक है ना? तो देखिए कितनी बातें Yes, निकल ma'am. कर आई, केवल इसी एक प्रश्न से कितनी सारी चर्चा हो गई। ठीक है, अब आप इस वाले आंसर को अगर आपने अगर बाई चांस आपको याद नहीं आए तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है बहुत अच्छा, समाज को कैसे व्यक्ति की जरूरत है? शंकर जैसे या उमा जैसी लड़की की? शंकर उमा जैसे या उमा जैसी लड़की? उमा जैसे। उमा जैसे। अच्छा, नहीं आपको इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उमा जैसी क्यों? मैम क्योंकि वो पढ़ी लिखी। देखिए जब एक बच्चा बोले तो दूसरा चुप हो जाए अपने आप से, फिर दोबारा मौका मिलेगा उसे। हाँ दीजिए, उत्तर दीजिए। माधव गर्ग उत्तर दीजिए। माधव गर्ग कौन उत्तर देगा? हैंड रेज करिए। मुस्कान गुप्ता। यस मैम। यस, हाँ उत्तर दीजिए। यस मुस्कान मैम। गुप्ता। यस मैम। उमा रानी मैम- जागरूक लोगों की जरूरत है, जैसे कि वो अपने अपने राइट्स और अपने अधिकारों पर डटे रहे, अपने अधिकारों को खोए ना, कभी भूले ना अपने अधिकारों को। हाँ, अभय बंसल आप बताइए अब समाज जैसे को कि मैम कैसे जो- व्यक्ति की, हाँ शंकर और उमा मैम जैसे दोनों की तुलना मैम कीजिए। शंकर जैसे लोग मैम जो मैम आत्मनिर्भर ही नहीं है मैम, और मैम जो हाँ? उमा है मैम वो आत्मनिर्भर है मैम, वो अपने लिए बोलना जानती है मैम, अपने लिए स्टैंड लेना जानती है, और मैम वो हाँ। वो पढ़ी लिखी भी है। और उसके अंदर क्या क्वालिटी है? उमा की क्या क्वालिटी है? उमा की क्या विशेषताएं हैं व्यक्तित्व की? बताइए, अभय बंसल बताइए उमा की विशेषताएं। यस अभय बंसल। और कौन बताएगा उमा के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं थी? यस अभय बंसल। मैम वो आत्मनिर्भर थी मैम, वो पढ़ी लिखी थी। आत्मनिर्भर नहीं, वो आत्मनिर्भर नहीं थी। आत्मनिर्भर का मतलब होता है स्वयं अपने पैरों पे खड़े होना, कमाना। वो आत्मनिर्भर नहीं थी। अभी तो वो पिता के उस पे जी रही थी, लेकिन वो आत्मविश्वासी थी, उसके अंदर आत्मविश्वास था। क्योंकि देखिए जब लड़के वाले देखने आए हैं, इतने लोगों के बीच में इतनी हिम्मत के साथ अपनी बात को कह पाना, जबकि उसके पिता का भी प्रेशर था, उसकी माता का भी प्रेशर उसके ऊपर था, पाउडर लगा के आना, ये करके आना, थोड़ा गा देना, कितना प्रेशर था। लेकिन उसने उस प्रेशर की परवाह ना करते हुए अपने पक्ष को रखा, उसने बताया, और कितनी हिम्मत के साथ। और बताइए आप लोग, बल्कि आप लोग उत्तर दीजिए इसको, क्या क्या विशेषताएं थी उसके व्यक्तित्व की? और कोई उत्तर देना चाहेगा? सभी ने उमा की विशेषताएं तो हमने भी आपको बताई हैं, और कौन उत्तर देना चाहेगा? गलत कहना जानती थी मैम, वो गलत को हाँ। गलत कहना जानती थी, ये नहीं कि वो सही है। हाँ, देखिए कोई दब्बू लड़की होती तो इस जगह पर
चुप रह जाती, डब्बू, डरपोक, यस मैम। है ना, डरपोक लड़की होती तो इस समय पर चुप रह जाती है, अपने पिता के डर के मारे, अपने पिता के डर के मारे, अपने माँ के डर के मारे, और इतने कैसे बोलूं ऐसी बात, लेकिन नहीं, वो निडर थी बिल्कुल। उसने उस लड़के की धज्जियां उड़ा दी। उसने, उसको ये भी डर नहीं था कि मेरा रिश्ता नहीं होगा, ये लोग मुझे मना कर देंगे, लेकिन इसकी परवाह नहीं थी उस, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। पढ़े लिखे जो विद्या है वो हमारे अंदर आत्मविश्वास भरती है, तो वो पढ़ी लिखी होने के कारण उसने अपनी बात को रखा और उस लड़के की वास्तविकता, जो उस स्ट्रगलर की वास्तविकता थी, वो उसके पिता के सामने लेकर आई कि किस तरीके से अपने आप चेक करिए आपके लड़के के अंदर बैकबोन है कि नहीं, यानी कि वो चरित्रवान भी है कि नहीं। आपको लड़की तो बहुत अच्छी चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार अपने लड़के को झांक के तो देखिए वो कैसा है। इतनी बात कह पाना, ये वो एक निडर, आत्मविश्वासी, पढ़ी लिखी लड़की थी, और आज समाज को ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत है। चलिए बच्चों, टाइम हो गया है, पर कल हम इसकी पीडीएफ शेयर करेंगे, और यदि कोई और चर्चा है तो हम और चर्चा भी करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स पे, और कल इस पे Okay, आपकी पीडीएफ शेयर कर देंगे। चलिए, Yes, टाइम ma'am. ओवर Okay, हो ma'am. गया है। ठीक है, ठीक है। ओके मैम।